Hello students, welcome to class 10th, and as you know that we are continuing our chapter number 2 of civics और जिसका नाम है संघवाद। तो बच्चों चलिए इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए आज का जो हमारा विषय है वो है विषयों की सूची। तो देखिए कौन से स्तर की जो सरकारें हैं और कौन कौन से जो कानून हैं उनके अंतर्गत आते हैं ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं संघ सूची। तो देखिए इस सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं, यानी कि राष्ट्र से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जो विषय होते हैं वो इस सूची के अंतर्गत आते हैं। कुछ विषयों पर पूरे देश में एक जैसी नीति की ज़रूरत होती है, यानी कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिनमें जो है पूरे देश के अंदर, चाहे वो राज्य है, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हैं, या अपने जो है पूरे एक जो है संघ यानी पूरे एक देश की बात चल रही है, तो उनके लिए जो है समान कानून की आवश्यकता होती है। इसीलिए उन्हें संघीय सूची में रखा जाता है। ऐसे विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो केवल केंद्र सरकार के पास होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो सुप्रीम पावर है वो हमारे देश की केंद्र सरकार होती है। और संघ सूची के कुछ जो विषय हैं जैसे कि देश की सुरक्षा से संबंधित जो भी निर्णय है वो केंद्र सरकार के तहत लिए जाते हैं। विदेशियों के साथ यानी जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ किस प्रकार की नीति होगी, बैंकिंग व्यवस्था किस तरह की होगी, सूचना प्रसारण और मुद्रा से संबंधित जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा राज्य सूची। तो देखिए इन सूचियों में कौन कौन से जो अधिकार हैं वो किसके पास आते हैं। तो देखिए जो विषय स्थानीय महत्व के होते हैं, यानी कि राज्य से संबंधित जो विषय होते हैं उन्हें राज्य सूची के अंतर्गत रखा जाता है। ऐसे विषयों में जो है कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास ही होता है, क्योंकि राज्य से संबंधित जो है बात होती है, इस वजह से जो सारे कानून हैं वो राज्य सरकार ही बनाती है। उदाहरण के लिए किस तरह से जो है जो पुलिस की व्यवस्था, व्यापार वाणिज्य से संबंधित नियम कानून और कृषि व सिंचाई से संबंधित जो भी व्यवस्था होती है उसके लिए जो नियम कानून है वो जो है राज्य सरकार बनाती है। नेक्स्ट है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची मतलब समान सूची। तो देखिए इस सूची में जो है इस सूची को हम कॉन्क्रीट लिस्ट भी कहते हैं। कॉन्क्रीट लिस्ट मतलब वैसे विषय जो साझा महत्व के होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो समवर्ती सूची में जो विषय हैं वो कानून बनाने का जो अधिकार है, समवर्ती सूची के अंतर्गत कोई भी विषय है जैसे मान लीजिए, तो उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास समान होते हैं। और यदि दोनों के मध्य किसी बात को लेकर के अगर टकराव की स्थिति है, तो देखिए आपको पता है जो सुप्रीम पावर है वो हमारी केंद्र सरकार होती है। तो जो है केंद्र सरकार के द्वारा कानून बनाया गया जो है उसको मान्यता प्रदान की जाती है। उदाहरण के लिए जैसे शिक्षा से संबंधित, वन इत्यादि से संबंधित और जैसे ट्रेड यूनियन वगैरह है, या विवाह से संबंधित कोई नियम कानून बनाए जाए, या जो जैसे उत्तराधिकार या दत्तक जो मतलब हम जो उत्तराधिकार वगैरह जैसे मान लीजिए जैसे उत्तराधिकार के नियम वगैरह होते हैं, इनसे संबंधित जो भी नियम कानून होते हैं ये जो है ये वैसे तो मतलब पूरे देश के लिए एक समान होते हैं, क्योंकि ये जो है ये साझे होते हैं। इस वजह से केंद्र और सरकार और राज्य सरकार दोनों ही मिलकर के जो है नियमों को बनाती है, दोनों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन अगर टकराव की स्थिति होगी तो केंद्र सरकार जो है उनके द्वारा कानून मान्य माने जाते हैं। नेक्स्ट है बची हुई लिस्ट। तो वैसे तो जो है ऊपर जो भी दी गई जो लिस्ट है उसमें ना तो उन्हें बचे हुए विषय की जो मान लीजिए ऊपर जो भी लिस्ट दी गई है, आपको बताया दिया बहुत सारे ऐसे विषय जिन पर मतलब किनके अधिकार क्षेत्र में जो वो नियम कानून आते हैं, या कौन से विषय ऐसे हैं जो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, या कौन से ऐसे विषय हैं जो राज्य सरकार के अधीन आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनका जो है ऊपर कोई भी जिक्र नहीं दिया है, यानी कि ऊपर वाली लिस्ट में किसी भी प्रकार का उनका जिक्र नहीं होता है। तो वे जो बचे हुए जो विषय होते हैं वो जो है इस लिस्ट में रखे जाते हैं। ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास ही होता है, यानी कि कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो मतलब जिनके ऊपर जो है सिर्फ केंद्र सरकार ही का अधिकार होता है। तो इसके बाद देखिए
हमारा जो नेक्स्ट विषय है वो है विशेष दर्जा। आप को हम बता दें कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था। इस राज्य का जो है अपना एक अलग संविधान था। भारत के संविधान के जो कई प्रावधान हैं इस राज्य में तब तक लागू नहीं किए जा सकते थे जब तक कि उन्हें राज्य की विधानसभा से अनुमति ना मिल जाए। लेकिन देखिए अब जो है जैसे अब 2000 में जो एक परिवर्तन आया था, धारा जो है 370 के तहत जो है जम्मू कश्मीर के पास जो विशेष अधिकार थे उनको हटा दिया गया है और अब जो वहाँ पर अब उसे एक राज्य का विशेष राज्य का दर्जा ना दे करके उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। और जो है वहाँ पर जो पहले जो अलग संविधान था उसका, लेकिन अब उसे जो है पूरे देश में जो संविधान लागू होते हैं, जो नियम कानून लागू होते हैं सभी नागरिकों पर जो है उसे भी वही जो है मतलब संविधान मानना पड़ेगा, उसे भी वही नियम कानून जो है फॉलो करने पड़ेंगे। पहले क्या होता था कि कोई भी जो नागरिक होता था यानी जम्मू कश्मीर से बाहर का नागरिक यानी उस राज्य से बाहर का जो नागरिक होता था वो वहाँ पर जो है स्थायी रूप से नहीं रह सकता था, ना वहाँ पर जो है ज़मीन और मकान खरीद सकता था। लेकिन अब देखिए अब जो है ऐसी इन अधिकारों में जो है बिल्कुल बदलाव आ गए हैं। अब वो जो जम्मू कश्मीर है वो एक जो है राज्य ना होकर के अब केंद्र शासित प्रदेश है, सीधा केंद्र से उसका शासन चलता है और जो है अब उसके जो सभी विशेष अधिकार हैं वो समाप्त कर दिए गए हैं और जो देश के सभी नागरिकों के लिए वो स्थान भी जो है बिल्कुल अब कोई भी वहाँ जा कर के रह सकता है, मकान खरीद सकता है, ज़मीन खरीद सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है केंद्र शासित प्रदेश। देखिए भारतीय गणराज्य की कुछ इकाइयों का क्षेत्रफल इतना कम है कि उन्हें एक राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता, यानी कि अगर आप उन्हें क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो बहुत कम होता है, उसे एक जो है एक राज्य का दर्जा हम नहीं दे सकते। तो कुछ अन्य कारणों से भी जो है इन्हें किसी अन्य राज्य में मिलाया भी नहीं जा सकता। तो देखिए जो है दोहरी परेशानियां हैं। इन इकाइयों के पास बहुत ही कम जो है शक्ति होती है, इन्हें जो है केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। ऐसे प्रदेश ऐसे क्षेत्रों के जो प्रशासन होते हैं यानी कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो सीधा केंद्र से ही होती है, ठीक है ना। केंद्र सरकार ही के पास जो है विशेष अधिकार होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे दिल्ली है, चंडीगढ़ है, अंडमान निकोबार है। और जैसे अब जो है आपको पता है कि जो स्पेशल अधिकार जो दिए गए थे जम्मू कश्मीर को, अब ये भी क्या हो गए हैं केंद्र शासित प्रदेश में जो है परिवर्तित हो गया है। और दमन और दीव ये भी जो है हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। और दादर नागर हवेली है वो भी है, और इन दोनों को अब जो है शामिल कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। और एक है पांडुचेरी। तो अब हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं और जो है 8 केंद्र शासित प्रदेशों में जो है लेह भी जो है शामिल हो गया है। इसके बाद देखिए भारत में जो सत्ता की साझेदारी की जो ये प्रणाली है हमारे संविधान की जो है मूल संरचना में है। यानी कि आपको पता है जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय जो हमारा जो देश था वो छोटे छोटे राज्यों में, छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। तो उस समय जो है इसे एक जो है एकजुट जो किया गया था भारत को, तो ये इसी आधार पे ही किया गया था कि सभी जो नवाब थे, जो शासक थे, जो राजा थे, वो मतलब इस बात पे सहमति हुई थी इनकी कि जो है सभी की जो है शासन में साझेदारी होगी, सभी को जो है समान हिस्सेदारी मिलेगी। तो इस वजह से जो है भारत में सत्ता की साझेदारी की जो प्रणाली है हमारे संविधान की मूल संरचना में है। इस प्रणाली को बदलना जो है बहुत कठिन है। अकेले संसद के द्वारा जो है ये संभव नहीं हो सकता। इस प्रणाली में कोई भी बदलाव लाने के लिए पहले तो उसे संसद के दोनों सदनों से जो है 2/3 बहुमत पास करवाना होगा। उसके बाद जो है कम से कम आधे जो राज्य हैं उनकी विधानसभाओं से सहमति लेनी होगी, तब जाकर के किसी नियम में बदलाव किए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा टॉपिक है कि भारत में जो संघीय व्यवस्था है उसकी सफलता के कारण क्या है। तो देखिए जो भारत के अंदर संघीय व्यवस्था है ये एक तरह से जो है एक सफल व्यवस्थाओं में गिनी जाती है। तो इसका कारण क्या है, देखिए भाषीय राज्य सबसे पहला पॉइंट है। भारत एक विशाल देश है जहाँ पर अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। इनके अलावा यहाँ भौगोलिक, जातीय, सांस्कृतिक आदि विविधताएं भी पाई जाती हैं। आपको पता है भौगोलिक दृष्टि से जो है हमारा पूरा भारत देश है वो एक समान नहीं है, कहीं पर ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं पर समतल मैदान हैं।
तो अगर जो है भौगोलिक दृष्टि से देखें तो वो एक समान नहीं है। विविध प्रकार की जो है संस्कृतियाँ अपनाई गई हैं, भिन्न भिन्न जाति धर्मों के लोग रहते हैं। तो कुछ राज्यों का जो गठन है वो भाषा के आधार पर किया गया, ताकि जो है एक ही भाषा बोलने वाले लोग एक ही राज्य में रह सके। उदाहरण के लिए जैसे तमिलनाडु है, या पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है। तो ये सभी जो राज्य हैं ये जो है एक ही भाषा बोलने वाले हैं। कुछ राज्यों का जो गठन है वो जैसे भूगोल, जातीय संस्कृति यानी भौगोलिक स्थिति के आधार पर हुआ है, या जाति के आधार पर हुआ है, या सांस्कृतिक के आधार पर हुआ है। तो इन सभी आधारों पर हुआ है, जैसे कि नागालैंड है, उत्तराखंड है, झारखंड है। ये सभी जो राज्य हैं जो निर्माण इनका हुआ है या इनका गठन हुआ है जो इनके आधार पर हुआ है, जाति, संस्कृति और भूगोल के आधार पर हुआ है। तो इस वजह से भी जो है हमारे देश में संघीय व्यवस्था है जो वो कामयाब हुई है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है भाषा नीति। तो देखिए, भारत के संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी को आधिकारिक भाषा की मान्यता दी गई है, लेकिन केवल जो हिंदी है उसको 40% लोगों की मातृभाषा माना जाता है, यानी कि केवल 40% लोग ही जो है इसको बोलते हैं। इसीलिए जो दूसरी भाषाओं की रक्षा करनी भी अनिवार्य है, क्योंकि देखिए बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाले लोग जो हैं हमारे देश में हैं। तो देखिए इसके लिए जो है कई प्रावधान बनाए गए हैं। हिंदी के अलावा जो 21 अनेक जो अन्य भाषाएं हैं उनको जो है अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है, यानी कि जो है हिंदी से अलग जो है 21 भाषाएं ऐसी हैं जिनको मान्यता प्रदान की गई है। इसके बाद देखिए केंद्र और राज्य के रिश्ते। तो देखिए केंद्र और राज्य के बीच के जो रिश्ते हैं उनके पुनर्गठन से हमारी जो संघीय व्यवस्था को और अधिक बल मिला है। तो देखिए आपको पता है हमारी जो शासन है, आपको पता है जो हमारी जो प्रशासनिक प्रक्रिया है वो 3 जो है वर्गों में बांटी गई है। केंद्र जो है एक तो केंद्रीय शासन व्यवस्था, दूसरी राजकीय जो राज्य प्रशासन व्यवस्था, और तीसरी है जो हमारी स्थानीय प्रशासन व्यवस्था। तो देखिए इनमें जो बांटी गई है, जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो बांटी गई हैं, इनकी वजह से जो है इनके जो रिश्तों में जो है पुनर्गठन हुआ है, और इससे जो है संघीय व्यवस्था को भी बल मिला है।